हेलो दोस्तों, आपके चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। बेंजीलिक हैलाइड में परिभाषा दे रखी है कि बेंजीन वलय से जुड़े अगले sp3 कार्बन पर यदि कोई हैलोजन यानी कि एक्स हैलोजन जुड़ी हुई है तो उसे बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ज़रा उदाहरण से देखते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ उदाहरण रखे हैं। इसमें पहला उदाहरण है, ये बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय से जुड़ा अगला कार्बन ये है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन का संकरण उसने पहले ही बता दिया हमको sp3। क्या आप जानना चाहेंगे कि sp3 sp2 या sp कैसे होता है? जरा देखिए। यदि किसी कार्बन से 2 से अधिक बंध 3 जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन का संकरण जो होता है वो होता है sp2। यदि किसी कार्बन से केवल 2 बंध जुड़े हुए हैं, यदि किसी कार्बन से केवल 2 एटम जुड़े हुए हैं तो इसका संकरण sp होता है। यदि किसी कार्बन से 4 बॉन्ड बने होते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ 1 2 3 और 4 एटम जुड़े हुए हैं तो इसका कार्बन का जो संकरण होगा वो sp3 होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने आई है sp2, sp और sp3 की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि इस एटम ने कितने बंध बनाए हुए हैं, इसकी वजह से इसका संकरण क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ कार्बन का संकरण हमको तय करना है। तो कार्बन ने 2 हाइड्रोजनों से बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 हैलोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 तो ये हो गए, और 1 इस कार्बन जो कि बेंजीन के अंदर अवेलेबल है, इस कार्बन से भी इसका बॉन्ड बना हुआ है। तो यानी टोटल अगर बॉन्डों को गिना जाए से कितने एटम और जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 एक्स जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन इधर जुड़ा है। टोटल जो जुड़े हुए हैं 4 जुड़े हुए हैं। यानी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कार्बन को क्या है, ऐसे आप देखना शुरू करिए, 2 हाइड्रोजन और 1 एक्स और आगे भी एक कार्बन है। तो इसका संकरण कुछ आपको ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी, तो इसमें भी कौन सा होगा, sp3। अब हमें इस कार्बन का बड़ी आसानी से संकरण पता चल चुका है कि इसका संकरण जो है sp3 है। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हुई कि sp3 पर जुड़ी हुई, यदि ये बात हमें क्लियर हुई बेंजीन वलय से जुड़े अगले कार्बन sp3 पर यदि कोई हैलोजन जुड़ी है तो उसे बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसमें डिग्रियाँ कैसे बन रही है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का केस पहले ही पढ़ाया और मैंने बताया था यदि किसी कार्बन को जैसे एक्स जुड़ा हुआ है उसको केवल एक कार्बन ने कवर करके रखा है तो 1 डिग्री। यदि किसी कार्बन जैसे एक्स जुड़ा हुआ है उसको 2 कार्बनों ने कवर करके रखा है तो 2 डिग्री होता है। यदि किसी कार्बन जैसे एक्स जुड़ा हुआ है उसको 3 कार्बन ने कवर करके रखा है 3, तो उसका जो डिग्री होगा वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, उसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। वो 3 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है और इस कार्बन को केवल इस कार्बन ने घेर के रखा है, यानी कि केवल एक कार्बन घेर के रखा है, तो इसका 1 डिग्री हो गया, सिंपल। अब जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक्स इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कितने कार्बन ने कवर करके रखा है, एक यहाँ कवर करके रखा है और एक इस कार्बन ने कवर करके रखा है। यानी टोटल कार्बन कवर जो कर रहे हैं इसको, वो टोटल कार्बन की संख्या है 2। तो यदि ये वाला केस सामने आता है तो ये 2 डिग्री होता है और सिंपल 2 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड भी बन गया ये। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको, जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो एक्स है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको कितने कार्बनों ने कवर करके रखा है, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन यहाँ हो गया। तो टोटल 3 कार्बन इसको कवर कर रहे हैं, इसलिए 3 डिग्री का केस बन गया, क्योंकि 3 डिग्री की पहचान ये होती है। इस प्रकार का अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है तो 3 डिग्री है। अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है तो 2 डिग्री है। अगर कॉन्सेप्ट ऐसा दिखाई दे रहा है तो 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड और 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड हमने समझ लिया। जो अब हम समझते हैं बाइनल हैलाइड, और बाइनल हैलाइड में सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से यदि कोई हैलोजन सीधी जुड़ी हुई हो तो उसे बाइनल हैलाइड कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगले कार्बन पर यदि कोई हैलोजन जुड़ी हुई है तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ऐसा हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से यदि कोई हैलोजन सीधी जुड़ रही हुई है, मतलब डायरेक्ट अटैचमेंट है, बीच में एक और कार्बन नहीं आ रहा है, सीधी जुड़ रही है, से जुड़ी हुई है, तो उसे बाइनल हैलाइड कहते हैं। देखिए
उदाहरण में भी देख लेते हैं। उदाहरण कैसे दे रखे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री का केस है। क्यों 1 डिग्री का केस है? क्योंकि 1 डिग्री के केस में एक ही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको कितने कार्बन ने कवर करके रखा है? केवल एक कार्बन ने, तो 1 डिग्री का होगा। समझते हैं 2 डिग्री बाइनल हैलाइड क्या होता है। 2 डिग्री बाइनल हैलाइड में देखेंगे हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से X जुड़ा हुआ है, वो भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब हम ये भी देखते हैं कि जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से X जुड़ा हुआ है, उसको कितने कार्बन ने कवर करके रखा है? 1 और 2 कार्बन कवर करके रखे हुए, इसका मतलब 2 डिग्री बाइनल हैलाइड हो गया। अब हम समझेंगे 3 डिग्री बाइनल हैलाइड। जनरली ये केस होता नहीं है, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये उदाहरण पेश किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि 3 डिग्री का केस पॉसिबल क्यों नहीं है। ज़रा देखते हैं। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे जुड़ा है हेलोजन और नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3। अब यहाँ कार्बन की बैलेंसिंग को जज करते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंद बनाता है, इससे ज़्यादा कभी भी उसने बॉन्ड नहीं बनाए। तो इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड हो रहे हैं, इसीलिए ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, ये आएगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 5 बॉन्ड वो बनाएगा नहीं। जब 5 बॉन्ड नहीं बन सकते तो ये केस भी नहीं बन सकता, इसलिए इस केस को हम काट देते हैं। किसी बेंजीन भले से सीधी X जुड़ जाती है, सीधी हेलोजन जुड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड ही कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसका संकरण क्या हो सकता है। इसका संकरण डिफाइन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, एक तो ये वाला एटम जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जो कार्बन अवेलेबल है वो भी जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है। जब भी किसी का संकरण ज्ञात किया जाता है तो चेक करते हैं कि वो पड़ोसी कितने एटमों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3, इसलिए इसका संकरण जो हो जाता है वो sp2 है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी किसी कार्बन के साथ में 3 और अलग परमाणु जुड़े हुए हैं तो बीच वाले कार्बन का संकरण हमेशा sp2 ही होता है। मैंने बताया था कि यदि कार्बन के साथ में 4 लेटरल यानी बगल वाले एटम जुड़े हुए हैं तो बीच वाले कार्बन का संकरण sp3 ही होगा। यदि किसी कार्बन का केवल 2 एटमों के साथ बॉन्ड बना हुआ है, मान लीजिए A और B, ठीक है, तो बीच वाले कार्बन का जो संकरण होगा वो sp होगा। क्लियर? ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें हमने sp2 संकरण निकाल लिया इस कार्बन का। इस कार्बन की डिग्री डिफाइन करते हैं। इस कार्बन की डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, यानी इस वाले कार्बन, ये मेन कार्बन है जिससे X जुड़ा हुआ है, इसको कितने कार्बन ने कवर करके रखा है, यानी इस वाले कार्बन को कितने और कार्बनों ने कवर करके रखा है। ये एक तो इसने कवर करके रखा है और एक इसने कवर करके रखा है, यानी टोटल 2 कार्बन यदि कवर कर रहे हैं बीच वाले कार्बन को, तो उसका डिग्री जो होता है वो 2 डिग्री होता है। तो ये कौन सा डिग्री का एरिल हैलाइड बना है बताओ? ये 2 डिग्री का एरिल हैलाइड बन गया बच्चों। 2 डिग्री का एरिल हैलाइड बना है, ये देख लीजिए। 2 डिग्री का एरिल हैलाइड क्यों बना ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि जिस कार्बन से X जुड़ा होता है यदि उसको 2 कार्बनों ने घेर के रखा है, कवर करके रखा है, तो उसका डिग्री जो होता है वो 2 डिग्री होता है। sp2 संकरण क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के साथ में 3 बंध बने होते हैं और दूसरे एटमों के, बीच वाले कार्बन का संकरण हमेशा sp2 होता है। ये इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। अब हम टॉपिक समझते हैं जैम डाई हैलाइड। एक्चुअली मैं आपको बताऊं जैम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड लगभग एक जैसे ही होते हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है और उस अंतर को ही हम यहाँ समझाते हैं आपको। जरा देखें, यदि 2 समान हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। समान बिल्कुल, कट मार देना इसको, फिर से शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं जैम डाई हैलाइड। देखिए अब तक का जितना भी कट मार देना। अब मैं समझा रहा हूँ आपको जैम डाई हैलाइड क्या होता है। जैम डाई हैलाइड, यदि 2 समान हेलोजन मतलब एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पर जुड़े हों, ये भी ज़रूरी है, तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसा कि उदाहरण देखिए, यहाँ पर ये ड्राफ्ट है, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बन की श्रृंखला वाला एक हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन को मैं नाम देता हूँ एथेन, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस एटम पर समान हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो जैम डाई हैलाइड का ही एक ड्राफ्ट है। अब इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। CH3 और CH,
CH3 और ये CH, और इस पर जुड़े हुए हैं 2 हैलोजन परमाणु। जब 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो 1 2 3 4 इस कार्बन के सभी एटम रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जो जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन पर वो भी समान हैं, इसीलिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन बोला है मैंने। ये अपने आप में किसका उदाहरण है? ये अपने आप में उदाहरण है जेम डाई हैलाइड का, क्योंकि इसमें ये शर्तें पूरी हो रही हैं कि एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन जुड़े हुए हैं। आपके लिए यही तो शर्त पूरी होनी चाहिए कि कार्बन की जो श्रृंखला है उस पर एक कार्बन पर 2 हैलोजन जो जुड़े हैं वो भी समान होनी चाहिए। यही शर्त है जेम डाई हैलाइड की। अब बिस डाई हैलाइड को देखते हैं। बिस डाई हैलाइड में थोड़ी सी बात अपोजिट हो जाती है। बिस डाई हैलाइड यहाँ देखेंगे यदि 2 समान हैलोजन, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी जो हैलोजन आने वाले वो भी समान होने चाहिए। क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, या तो क्लोरीन क्लोरीन हो, या ब्रोमीन ब्रोमीन हो, या आयोडो आयोडो हो, या फ्लोरो फ्लोरो हो, ठीक है। यदि 2 समान हैलोजन 2 अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, इसमें लिखा हुआ है 2 अलग अलग कार्बन पर जुड़े हैं, और जबकि जेम डाई हैलाइड में लिखा हुआ है जेम डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पर जुड़े हों, ठीक है। तो जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड में बस सिर्फ इतना अंतर है कि जेम डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पर जुड़ते हैं, जबकि बिस डाई हैलाइड में 2 अलग अलग कार्बन पर जुड़ते हैं। देखिए उदाहरण समझेंगे, इसको पूरा कर देते हैं। जुड़े हैं तो उसे बिस डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक प्रकार से ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में देख रहे हैं हम इथेन पे 2 सेम हैलोजन जुड़े हैं लेकिन अलग अलग कार्बन पर हैं, यही खासियत है इसकी। यहाँ इथेन है, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, नंबर 1 के कार्बन पर, नंबर 2 के कार्बन पर, दोनों के दोनों क्लोरीन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, यानी कि लेकिन क्लोरीन तो एटम तो एक ही है। तीसरा उदाहरण देखते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन पे पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर सेम 2 हैलोजन जुड़े हैं जिनका नाम है ब्रोमीन, इसीलिए नाम पड़ा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसका एक नाम और बन सकता है 1,2 विस डाई ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि इससे पता चलता है विस डाई हैलाइड का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ये ही इसका भी नाम है 1,2 डाई क्लोरो इथेन। एक नाम और बन सकता है इसका 1,2 डाई विस क्लोरो इथेन, ये इसका नाम बन सकता है। तो ये हमने समझा जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। बच्चों अब हम इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, कार्बन हैलाइड बॉन्ड की प्रकृति। शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन हैलाइड बंध में हैलोजन की विद्युतीयता ज़्यादा मिलेगी और कार्बन की कम। कट मार दो रे। अब हम समझेंगे कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति। चलिए समझते हैं। कार्बन और हैलोजन बंध में हैलोजन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, कार्बन से अधिक होती है, यानी कि कार्बन से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की विद्युतीयता कम होती है, ठीक है। इसी कारण हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि ये जो बंध बना हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन को हैलोजन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। क्यों? इसका रीज़न मैंने बताया कि हैलोजन जो है एक्स कहलाता है। एक्स क्या करता है, इसकी विद्युतीयता ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू कर देता है। किसी दूसरे एटम के साथ जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है उसमें से इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचना शुरू कर देगा। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि वो अपने आप में और रिच होता जाता है इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, ठीक है। फिजिक्स में लो या मैथ में लो तो यदि आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर धन आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में होता है कि यदि आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या कोई चीज़ ले रहे हो तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही खास बात है केमिस्ट्री की, ठीक है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। यहाँ कार्बन और हैलाइड बॉन्ड में हैलोजन की प्रकृति ज़्यादा है। हैलोजन की प्रकृति ज़्यादा है मतलब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इसी वजह से यहाँ पे लिखा है मैंने, इसी कारण हैलोजन बंध इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा इस पूरे के पूरे टॉपिक में कि यहाँ पर हैलोजन है और यहाँ पे कार्बन है। अब जो हैलोजन की विद्युतीयता यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि हैलोजन की विद्युतीयता डेल्टा एन जो है यहाँ पर ज़्यादा है और कार्बन का डेल्टा एन कम है। कार्बन की विद्युतीयता यहाँ पर कम है। अब दोनों में क्या हो रहा है कि जब इसकी विद्युतीयता ज़्यादा है तो ये यहाँ बने सहसंयोजक बंध में से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, यानी कि कुल मिला के
बात वही है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या सहसंयोजक बंध में से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, बात तो एक ही है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू कर देगा तो इसके ऊपर ये धनी हो जाएगा और रिच होता जाएगा और रिच होता जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा? आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि सामने वाले से तो इलेक्ट्रॉन खिंचते जा रहे हैं, उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो केमिस्ट्री में जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। जब भी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कोई भी एटम अपने ऊपर धन आवेश को प्रदर्शित करता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कर रहा है। आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो गया कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इस हैलोजन ने आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न किया इलेक्ट्रॉन खींच करके, जिससे कार्बन और हैलोजन बंध ध्रुवित हो जाता है। अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि डेल्टा एन क्या है, विद्युत ऋणता क्या है और ध्रुवणता क्या है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चलिए इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद में एक चीज़ और बतानी है आपको, वो भी बताते हैं। डेल्टा एन, 1 मिनट, थोड़ा पसीना आ रहा है। हल्की पसीना आ जाता। डेल्टा एन यानी कि विद्युत ऋणता, यह किसी परमाणु का वह रासायनिक गुण है जो सहसंयोजक बंध में दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सक्षम हो जाता है या बना देता है। ये ऐसा गुण होता है जिसके पास भी होता है उसके अंदर विद्युत ऋणता, नेगेटिविटी आती है। पहली बात तो नेगेटिविटी आएगी और दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी आ जाती है। तो अब आपको एक नॉलेज वाली और बात बता देता हैं कि पूरी की पूरी आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन परिवार ही ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा विद्युत नेगेटिव है। ध्रुवण क्या होता है? किसी विद्युत ऋण तत्व के द्वारा दूसरे तत्व के साथ बने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने पर उत्पन्न आंशिक आवेश वाली स्थिति ध्रुवण कहलाती है। ये चीज़ें यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की थी कि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जैसे कि वहाँ बोला किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के द्वारा किसी दूसरे एटम यानी कि परमाणु के साथ बने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। इसी स्थिति को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्रुवण भी समझ लिया हमने, विद्युत ऋणता भी समझ लिया। आगे देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने और भी समझाया। देखिए जब भी हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं फ्लोरीन परिवार के अंदर, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जो कि कार्बन के साथ ज़्यादा क्रियाशील है। तो हमें पता चलता है कि आयोडीन ज़्यादा क्रियाशील है। ऐसा क्यों होता है ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमें देखने को मिलता है कि बंध की लंबाई जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है। साइज बढ़ता है तो बंध लंबाई बढ़ती है, और जब बंध लंबाई बढ़ रही है और साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ भी बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ ओवरलैपिंग भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है इसको अच्छी तरह समझते हैं। जब किसी एटम का साइज छोटा होता है तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ तो कम होती है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। जितनी छोटी चीज़ होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। कारण ये होता है कि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि बहुत ही महीन चीज़ों के बीच में आपस में ओवरलैपिंग आसानी से हो जाती है। जिसका साइज कम होगा उसके बीच में ओवरलैपिंग आसानी से होगी। ओवरलैपिंग का साइन ये होता है। ठीक है, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग बेहतर होती है जो सबसे छोटे होते हैं, जिनकी बंध लंबाई कम होती है। ठीक है, उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तोड़ने के लिए। इसीलिए उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जिस बॉन्ड को तोड़ेंगे वो बहुत छोटा है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसका साइज़ बड़ा है तो उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। इसका साइज़ बड़ा है, इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, साथ में इसकी बंध लंबाई भी ज़्यादा है, इसके अंदर ओवरलैपिंग कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है। तो सिंपल सी बात है, नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ेगी। जितना किसी तत्व का आकार बड़ा होगा वो उतना ही क्रियाशील होता है। जिस तत्व का साइज जितना छोटा होता है वो उतना ही कम क्रियाशील रहता है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली।